नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अननोन अकेडमी। आज से हम अपनी क्लास 10 की नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं और हमारा पहला सब्जेक्ट हम कोशिश करेंगे कि आपको रेगुलरली वीडियो अपलोड करके दिया जाए ताकि आप नियमित रूप से आप अपनी पढ़ाई कर सकें। तो आपको क्या ध्यान रखना है, कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि पहला चीज, आप जब भी बैठे आप अपने साथ एक नोटबुक लेके बैठे। दूसरा, आप दो कलर के पेन रख लीजिए, रेड ब्लू ब्लैक, दो कोई भी दो कलर के पेन रख लीजिए। और तीसरा, गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए आप अपने साथ एक वाटर बॉटल तो जरूर रखें। तो इसी के साथ हम अपने क्लास का स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज और, कभी भी ये वाला जो मार्क करेंगे ना, इसका मतलब है कि वो इम्पोर्टेंट है, वो एग्जाम में ज्यादा चांसेस है कि पूछेगा। तो ध्यान रखिए, ये मार्क का मतलब है इम्पोर्टेंट है, आप इसको जरूर नोटबुक में लिखिएगा। और कोशिश करिए जब बोले हम लिखने के लिए तो उस समय वीडियो पॉज करके जरूर लिखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। आज हमारा है पहला हिस्ट्री। हिस्ट्री में पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, आपको याद होगा कि फ्रांस से हमारी कहानी शुरू हुई थी क्लास में, है ना। फ्रांसीसी क्रांति पढ़े थे। अब वहाँ 9 क्लास से जो पढ़े थे उसके बाद से ही कहानी यूरोप में राष्ट्रवाद, मतलब फ्रांसीसी क्रांति के बाद का ये कहानी किया हुआ है। तो चलिए हम अपने क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन और पहला लाइन जो एमसीक्यू के रूप में ज्यादातर पूछता है कि 1848 में किसने चार चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, तो उसका नाम था फ्रेडरिक सोलियो। ये फ्रांसीसी कलाकार था, चित्रकार था, जिसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। श्रृंखला का मतलब क्या होता है कि 4 आपके पास चित्र है जो बताता है कि एक के बाद एक कैसे उसमें अपग्रेडेशन हुआ। ठीक है, जैसे कि आप देखे होंगे बहुत सारे मूवी, उसमें से एक क्या है, बाहुबली है, जिसमें कहानी एक पहले बताया फिर उसमें आगे क्या हो वो बताया। तो बाहुबली जिस तरह से क्या था, 2 पार्ट में था, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसी तरह से इसमें 4 चित्र बनाए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 करके। ठीक है, अब इसमें बनाया क्या था, ये 4 चित्र दर्शाते क्या है। ये 4 चित्र ऐसे समाज को दर्शा रहे थे जहाँ पे सब चीज सही था, यानी कि वो एक कल्पनादर्श यानी कि यूटोपिया वाले जीवन को दर्शा रहे थे। अब यूटोपिया का मीनिंग दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसमें बताया गया है कि ये एक ऐसे समाज की कल्पना है, कल्पना मतलब ये केवल विचार है जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। यानी कि ऐसे समाज को बताया गया है जिसमें कि होना ही मुश्किल है। जैसे कि अमीर गरीब कोई नहीं है, सब बराबर है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई चोरी नहीं कर रहा है, कोई अपराध नहीं कर रहा है, कोई किसी का मर्डर नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, सब चीज सही चल रहा है। ऐसा समाज की कल्पना यहाँ किया गया है, जिसका होना लगभग असंभव है। इसके बाद इस पेज में एक लास्ट पैराग्राफ है इम्पोर्टेंट, जिसमें बताया गया है राष्ट्र राज के बाद। ये भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्र राज में क्या होता है कि राष्ट्र राज में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। यानी कि अगर किसी में कोई देश राष्ट्र राज बन रहा है तो राष्ट्र राज बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए कि एक साझा पहचान का भाव, यानी कि जैसे कि हम भारतीय है तो जो जम्मू कश्मीर में रह रहा है वो भी भारतीय है, कन्याकुमारी में रह रहा है वो भी भारतीय है। ठीक है, तो ये जो भावना है कि हम भारतीय हैं, कहीं पे भी रहे, जम्मू कश्मीर में रहे या फिर कन्याकुमारी में रहे या नागालैंड में रहे या गुजरात में रहे, हम सब के सब क्या है, भारतीय। ये जो पहचान है, ये भाव है, ये होना जरूरी है। दूसरा, इसका एक इतिहास होना चाहिए। इतिहास मतलब कि जो अभी वर्तमान में समय में भारत है, भारत में क्या क्या घटनाएं हैं, वो क्या कैसी घटनाएं थे, हमारे साथ कब से बना हुआ है, हमारी जो परंपराएं हैं वो कब से आ रही है, वो सभी के सभी ये जो विरासत है, विरासत में परंपराएं हैं जो हमने पहले से ग्रहण करके रखी है, ये सारी सारी चीजें मिल करके क्या बनाती है, एक राष्ट्र राज्य बनाती है। तो यही बोलना चाह रहे हैं कि साझेपन का जो भावना है ये जरूरी नहीं कि अनंत काल से चल रहा है, ये अभी भी हो सकता है। जैसे कि आजादी हमने लड़ाई लड़ी थी तो संघर्ष नेताओं ने इसमें मिल करके मदद किया था। हम लोग को याद है महात्मा गांधी, 2 अक्टूबर को हम लोग उनकी जयंती मनाते हैं ना। तो ये जो महात्मा गांधी की जयंती, ये हमने बहुत पहले से नहीं ली है, ये हमारे समय मतलब, हाँ, जब महात्मा गांधी लड़ाई स्टार्ट किए थे 1917 के बाद से वो फेमस होना स्टार्ट हुआ और उनका जो संघर्ष था 1947 तक कंटिन्यूस चलता रहा, जिसके कारण वो इतने प्रसिद्ध हुए और उनको सब जानता है, यहाँ तक कि विश्व में उनको रिकॉग्नाइज किया गया। तो ये जो संघर्ष है, नेता है, इनसे भी हमारे पहचान बढ़ता है। इसके अलावा एक चीज यहाँ पे दिया हुआ था, अर्नेस्ट रेनन का नाम। अर्नेस्ट रेनन ने बताया है अपने बुक में कि राष्ट्र क्या है। अब राष्ट्र क्या है,
इसके उनके हिसाब से था कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल और धर्म क्षेत्र से बनता है। ये उनका कहना था। किनका? अर्नेस्ट रेनन का। लेकिन राष्ट्र ऐसे आसानी से नहीं बनता है। उसमें त्याग होता है, उसमें निष्ठा होता है। इसके अलावा उसमें बहुत सारे महान पुरुषों का नाम होता है। इसके अलावा सामाजिक पूंजी, जो हमारी सामाजिक पूंजी, लोगों के विचार जो है, ये सब मिल करके क्या बनाती है? एक राष्ट्र बनाती है। यानी कि राष्ट्र एक खोखली चीज नहीं है जिसमें केवल भाषा हो, नस्ल हो, धर्म हो, क्षेत्र हो, बस इससे बन जाएगा। नहीं, इसमें हमने ये भी पढ़ा है कि इसमें पहचान होना चाहिए, इसका इतिहास होना चाहिए, विरासत होनी चाहिए, इसमें संघर्ष होने चाहिए। ये सब मिल करके बनाता है एक राष्ट्र। तो ये तो हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। अब हमारा पहला चैप्टर या पहला सब चैप्टर इसको कहेंगे, हम इसको सब चैप्टर कहते हैं, क्योंकि चैप्टर इतिहास में आप लोग देखे ही होंगे कि 9 में भी एक चैप्टर में 5-5 छोटे छोटे चैप्टर्स थे। तो हम छोटे चैप्टर को सब चैप्टर कहते हैं। तो हमारे ये पहला चैप्टर है, पहला सब चैप्टर, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो जहाँ पहले बताए थे कि फ्रांसीसी क्रांति से हमारी शुरुआत हो रही है, मतलब फ्रांसीसी क्रांति जो है वो खत्म होगी और हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होगा। तो पहले बताइए फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपको याद है क्या? अगर नहीं याद है तो यहाँ पे याद कर लीजिए कि 14 जुलाई 1789। ये दोबारा भी एमसीक्यू में पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा काम आएगा, तो इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ था, अब थोड़ा सा रिकैप यहाँ पे दिया हुआ है कि 9 क्लास में हमने क्या पढ़ा था। 9 क्लास में हमने पढ़ा था कि इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है 1789 में, और जहाँ से फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट हुई। फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट कहाँ हुई थी? तो बास्टिल किले को तोड़ा गया था, है ना। तो बास्टिल का किला कहाँ था? तो बास्टिल का किला था पेरिस में। तो यहीं से इस क्रांति की शुरुआत हुई। उसके बाद 1789 में फ्रांस एक ऐसा राष्ट्र था जिसके संपूर्ण भूभाग पर निरंकुश राजा का शासन था, आधिपत्य था, मतलब शासन। तो आपको तो याद ही होगा ना, निरंकुश राजा कौन था? वो नाम बताइएगा, कौन था वो निरंकुश राजा? आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए। फ्रांसीसी क्रांति से एक जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभु सत्ता किसके हाथ में आ गई? राजतंत्र से निकल के फ्रांसीसी नागरिक हो गए। आपको ये भी याद होगा कि ये जो लड़ाई लड़ी थी फ्रांसीसी क्रांति में, इसमें राजा को हटाना ही मेन मकसद था। तो जिसको हटाया गया, हटा करके किसको दे दिया गया सत्ता? नागरिकों को। और नागरिकों को किस रूप में दिया गया? तो गणतंत्र के रूप में, है ना, गणतंत्र के रूप में, या फिर बोलो तो संविधान बना करके। तो इन्होंने अपना खुद का संविधान बनाया और इसमें बहुत सारी चीजें वो तय की, और साथ ही साथ यहाँ से पहली बार राष्ट्र का गठन होगा और वही नीति तय करेंगे। वही कौन? जनता वहां की। तो ये बातें चल रही थी। इसके अलावा और क्या किया उन्होंने? उन्होंने सामूहिक पहचान के लिए पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों को एकत्रित किया और इसको फैलाने पर बल दिया। और साथ ही साथ एक चीज और जिसके लिए ये लड़ रहे थे कि संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त किए गए, है ना। इनकी लड़ाई किस लिए थी? मेनली ये था कि इनको समान अधिकार नहीं मिला था। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, आपको याद है ये सब क्या था? तो फर्स्ट स्टेट में कौन थे? पादरी थे, दूसरे में कुलीन थे, है ना, और तीसरे में जनसाधारण। तो ये भी आपको याद होगा कि जनसाधारण लोग ही ज्यादातर क्या कहते थे? टैक्स देने का काम करते थे। ये टैक्स से मुक्त थे, टैक्स नहीं देते थे, है ना, इनको टैक्स देना नहीं पड़ता था और ये केवल देते थे। साथ ही साथ जो राजा का दरबार है वहां भी ये आराम से जा सकते थे, मिल सकते थे राजा से। जबकि इनके साथ वैसा केस नहीं था, इनको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, इनको गुहार लगानी पड़ती थी, फिर भी मुश्किल से इन्हें राजा से मिलने दिया जाता था। तो ऐसा ऐसा चीज चल रहा था जिसके लिए इन्होंने संघर्ष किया और ये सब पाया। अब जब संविधान बन गया तो संविधान के अंदर क्या मिला इनको? समान अधिकार, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक नया तिरंगा झंडा चुना गया, जो पहले के राष्ट्रध्वज, जो राजा का राष्ट्रध्वज था, उसकी जगह ले लिया। यहाँ पे एक चीज और बदलाव हुआ कि स्टेट जनरल, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखिएगा। स्टेट जनरल का जो चुनाव था वो सभी नागरिकों द्वारा किया जाता था, है ना। लेकिन यहाँ पे स्टेट जनरल का नाम बदल दिया गया और उसका नाम कर दिया गया क्या? नेशनल असेंबली। यानी कि स्टेट जनरल का नाम बदल दिया गया है और अब हो गया है स्टेट नेशनल असेंबली, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ नई गीत रची गई, स्तुतियां आदि आदि की गीतें रची गई, शपथें ली गई, सहयोग गुणगान हुआ। यह सब एक राष्ट्र के नाम पर हुआ और ये राष्ट्र कौन सा था? ये फ्रांस का नाम था।
एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसमें अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून है। जैसे कि बताया यहाँ पे संविधान लागू हो गया है। तो संविधान में पहला लाइन यही लिखा गया है कि यहाँ पे समान अधिकार सबको होगा। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई अमीर कोई गलती करता है और गरीब वही सेम गलती करता है तो दोनों को सजा यहाँ पे भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ये मतलब है यहाँ पे समान कानून का, यानी कि दोनों के लिए कानून क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसके अलावा आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया, भार मापने का एक समान। अब यहाँ से जो पॉइंट है ये आप बस पढ़ लीजिए अभी कि ये क्या क्या हुआ था, लेकिन ये सब आपको याद होगा कि 9th क्लास में नेपोलियन लास्ट क्लास में आ गया था जिसने ये सारा सुधार किया था। यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। क्षेत्रीय बोलियों को प्रोत्साहित किया गया, फिर पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली लिखी जाती थी और वही राष्ट्र की साझा भाषा अंततः बन गई। अब जब देखिए फ्रांस में ये क्रांति फैली है तो फ्रांस के बाद में यहाँ नेपोलियन अन्य देशों में भी गया, अन्य देशों में भी लड़ाई लड़ा और उसको अपने कब्जे में किया। तो यहाँ से देखिए क्या बोलना चाहता हूँ। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासनों से मुक्त कराए। ठीक है, ये वो कौन समझ रहे थे, ये फ्रांस के लोग समझ रहे थे कि वो भगवान ने उन्हें एक शक्ति दी है और वो शक्ति का मतलब ये है कि यूरोप के जितने भी लोग हैं वहाँ के जितने भी निरंकुश शासक है उनसे मुक्ति मिला। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र और शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। अब जैकोबिन क्लब आपको याद है 9th क्लास में, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 9th क्लास में बहुत ज्यादा रेफरेंस है। स्टार्टिंग चैप्टर पहला चैप्टर ये आपको कनेक्ट करने में मदद करना चाहता है, इसलिए आपको 9th क्लास का पहला चैप्टर का सारा रेफरेंस ले रहा है। जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा फ्रांसीसी क्रांति वहीं से आपको जोड़ना चाहता है, यानी कि ये बताना चाहते हैं कि 9th क्लास में आपने जहां छोड़ा है हम वहीं से कंटिन्यू यहाँ पे करेंगे। तो यही बोलना चाह रहा था मैं कि 9th क्लास में जो भी है अभी बच्चे वो सबको ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि 10th क्लास में दिक्कत ना हो। अब जैकोबिन क्लब का कौन था नेता, नाम बताइएगा, याद है? जिनको याद है अच्छी बात है और जिनको याद नहीं है थोड़ा ध्यान दीजिए, अब 10th क्लास में आ गए। नाम था उसका मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ये नाम याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में 10th क्लास में एमसीक्यू में पूछ सकता है ना। अब देखिए उनकी गतिविधियों अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसे। अब हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड ये सब कहाँ पर है, तो ये सब मैप में आप देख लेंगे, ये सब आधुनिक नाम है। ठीक है, तो क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचारों के साथ विदेशों में जाने लगी। अब यहाँ पे नेपोलियन का उदय होता है ना, तो नेपोलियन के नियंत्रण में जो भी विशाल क्षेत्र आता है वहां उसने ऐसे सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में वो पहले से कर चुका था। पहले तो वो फ्रांस को ही जीता ना, पहले वो फ्रांस का राजा बना, उसके बाद वो दूसरे देशों में जाने लगा। तो फ्रांस में उसने बहुत सारे सुधार किए। अब वो सुधार क्या थे वो देखो, ये रहा मैप, इसमें आपको देखना है नीदरलैंड, यहाँ नीदरलैंड है, स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य है। अब फ्रांस जो है ना, फ्रांस यहाँ पे नेपोलियन जीता है तो ये आसपास के देशों में जाना स्टार्ट करेगा, है ना, ये इस तरह से फैलना स्टार्ट करेगा और ये धीरे धीरे बहुत दूर तक जाएगा। फिर वाटरलू की लड़ाई होगी जिसमें वाटरलू की लड़ाई होगी जिसमें 1815 में नेपोलियन मारा जाएगा। अब ये सब कहानी इसमें आगे दिया हुआ है, आगे देखेंगे ही। नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। ठीक है, उसने मतलब पूरे प्रशासनिक कार्यभार को सुधार किया कि प्रशासन को किस तरह से बेहतर किया जाए। तो जो सुधार किया वो 1804 की नागरिक संहिता कहते हैं, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन बनता है कि नेपोलियन संहिता क्या है, ये क्वेश्चन बनता है। नॉर्मली क्वेश्चन देखा जाता है कि आता ही था, नेपोलियन संहिता क्या है, या फिर क्वेश्चन ये भी बनता है कि 1804 की नागरिक संहिता किसे कहते हैं,
ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन नॉर्मली बनते हैं, दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम ही। तो यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होता है कि 1800 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, इसमें क्या हुआ कि जन्म पर आधारित जो विशेषाधिकार दिए गए थे उसको समाप्त कर दिया। पहला काम तो ये किया कि जो विशेषाधिकार है उसको समाप्त कर दिया। अब विशेषाधिकार क्या था, आपको याद है फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को टैक्स देना नहीं था, ये उनका विशेषाधिकार था कि ये टैक्स नहीं देंगे। जबकि थर्ड स्टेट के लोगों को टैक्स ही टैक्स भरना पड़ता था, बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। इनकी संख्या 90% थी, जबकि ये मात्र 10% है। ठीक है, इनको वोटिंग का राइट बहुत ज्यादा मिलता था, मतलब इनका एक वोट का कीमत एक था, जबकि ये पूरे मिला करके मतलब थर्ड स्टेट के 90% लोगों को मिला करके इनका वोट का कीमत केवल एक था। तो इनके वोट का कीमत ज्यादा है, जबकि इनका वोट का कीमत क्या था, बहुत ही कम था। तो ये भी क्या था, एक विशेषाधिकार था। तो इस तरह के बहुत सारे विशेषाधिकार थे जिनको इसने समाप्त कर दिया। फिर उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। यहाँ पे कानून के समक्ष बराबरी का मतलब वही है कि अमीर और गरीब में कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर एक गलती अमीर करता है वही सेम गलती गरीब भी करता है तो दोनों को सजा बराबर मिलेगा। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। यानी कि अधीन का मतलब है कि फ्रांस के अंदर जो जो क्षेत्र थे उन सभी क्षेत्रों में, यानी कि जहाँ जहाँ नेपोलियन ने लड़ाई की और लड़ाई करके जीता था वो सब फ्रांस के अंदर आ गए। जब फ्रांस के अंदर आ गए तो वो सभी जगहों पर ये सारा सारा जो कानून था ये सारा लागू किया। ठीक है, डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी का नेपोलियन, जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया। अब यहाँ पे सामंती व्यवस्था को भी खत्म कर रहा है, ये भी याद रखिए, ये भी अच्छा चीज था। जो जमींदारी थी उसको खत्म कर रहा है और किसानों को भूदास्त और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। अब किसान जो भूदास्त है उनको भी भूदास्तों की भूदास्त से मुक्ति दिलाई। भूदास्त का मतलब क्या था कि वो भूमि का दास है, मतलब वो क्या करेगा, एक खेत है, एक खेत में वो दिन भर काम करेगा, बदले में उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो भूदास है, भूदास है या भूदास है। और ये जो भूदास है ये जमीन किसकी जमीन पे खेती कर रहा है, ये ज्यादातर होता था कोलिन वर्ग का या फिर राजा। ठीक है, तो इनसे ये जो व्यवस्था थी इससे भी मुक्ति दिलाई और जागीरदार शुल्क यानी लगान से भी मुक्ति दिलाई। शहरों में भी इसने कुछ कुछ काम किया था, जैसे कि कारीगरों के श्रेणी संघों पर नियंत्रण से हटा दिया गया। यातायात और संचार सुविधाओं को सुधारा था। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई आजादी मिली चाहिए थी। उद्योगपतियों खासतौर से पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून मानक भार, मापतोल और राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं पूंजी में सहूलियत होगी। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि नेपोलियन संहिता या फिर नागरिक संहिता क्या है, तो आपको एग्जाम में क्या लिखना है, कौन कौन सा लाइन लिखना है, आपको लिखना है यहाँ तक जितना दिख रहा है। जितना आपको अंडरलाइन दिख रहा है वो सारा लिखना है, जहाँ से हम ये मार्क किए हैं। ये वाला पॉइंट है, यहाँ तक पहले लिखेगा, पहला पॉइंट बना करके दूसरा पॉइंट यहाँ से लिखेगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये वाला लिखेगा कि उद्योगपतियों और खासतौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक तो यह समझने लगे कि एक सामान का यहाँ से मतलब ये वाला पॉइंट है ना, ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर के ये अंदर तक इसमें बता रहा है कि यहाँ पे नेपोलियन ने क्या किया कि मानक भार तय कर दिया, माप कर तय कर दिया, और जिसके कारण क्या हुआ कि सुविधाएं पहले क्या होता था कि एक जगह से दूसरी जगह जाते ही उसका भार और माप बदल जाता था। कि जैसे कि अगर आपको यहाँ पे 1 kg का मतलब भारत में जहाँ पे भी आप रह रहे हैं वहाँ पे अगर 1000 ग्राम, ठीक है, वहाँ से कुछ दूर जाते ही आपको पता चले कि 1 kg का मतलब यहाँ पे बदल गया, यहाँ पे 1200 ग्राम हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेट करने में दिक्कत होगा। अगर फिर आप थोड़ा दूर और आए, आपको पता चले कि यहाँ पे 1 kg का मतलब 800 ग्राम, तो और ज्यादा दिक्कत होगा ना। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूअसली सोचना पड़ता रहेगा कि यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना ग्राम होगा। तो ये जो व्यापारी लोग थे इनके लिए बहुत ज्यादा समस्या है। तो
नेपोलियन ने क्या कर दिया कि 1 किलो का मतलब पूरे देश में 1000 ग्रामीणों का ऐसा कुछ तय कर दिया था, जिसके कारण सुविधाएं बढ़ गई। राष्ट्रीय मुद्रा भी वैसे ही था कि एक शहर से दूसरे जगह जा रहे हैं, दूसरा रुपया आ गया, फिर दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरा रुपया आ गया। तो आप ही सोचिए कि अगर आपको यहाँ पे एक नोट मिला है, मान लेते कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे आपको आपके लिए एक नया पैसा बना है, आप वहाँ से थोड़ी दूर जा रहे हैं कि आपको दूसरा पैसा मिल रहा है, आप थोड़ा दूर जा रहे हैं आपको दूसरा पैसा मिल रहा है। तो आपको आप खुद सोचिए कि आपको कितने प्रकार के पैसे लेकर जाना है ना। इससे क्या होता था, दिक्कतें बढ़ती थी। तो राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी का आवागमन में सहूलियत इससे मिला कि राष्ट्रीय मुद्रा जो है उसको एक कर दिया। तो ये सारा नेपोलियन में कुछ अच्छा सा काम था, लेकिन कुछ बुरे भी काम थे। बुरे काम मतलब क्या थे वो देखते हैं। हुआ ये कि नेपोलियन तो कंटिन्यू लड़ाई लड़ रहा था, है ना। तो शुरू शुरू में जब जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों को फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। जब जीत रहा था तब अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में ये खराब हो गया। कैसे हुआ? शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहर शहर का नाम है छोटा छोटा, जैसे ब्रसेल्स, मेंस, मिलान और वासो में फ्रांसीसी सेनाओं को स्वतंत्रता का तोहफा देने वाला समझा गया था पहले तो। मगर बाद में ये शुरुआती उत्साह शीघ्र ही क्या हो गया, दुश्मनी में बदल गया। कैसे बदल गया? कि नई प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं, मतलब वहाँ पे था ना समान अधिकार, एक कानून, एक समान कानून होगा। तो ये सारी चीजें नहीं, ये सारी चीजें दिखाई दे रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या होने लगा उल्टा, यहाँ पे कर बढ़ने लगा, सेंसरशिप आ गया, बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती होने लगा। और इससे क्या होने लगा, जो परिवर्तन हुआ था प्रशासनिक, उससे ज्यादा उनको नुकसान दिखाई देने लगा वहाँ के लोगों को। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे जो सुधार है वो बहुत, मतलब सुधार जितने में उससे कई ज्यादा नुकसान है ना। और इस तरह से नेपोलियन हीरो से फिर विलेन बन गया। तो आज रखते हैं इतने तक, मिलते हैं अगले क्लास में। लेकिन उससे पहले आप कोशिश कीजिएगा ये सारा नोट्स बनाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ये वाला नोट करके लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ से आपको दिखाई देगा कि नेपोलियन यहाँ से विलन बनना स्टार्ट हो जाता है, मतलब हीरो से विलन, है ना। तो ये हो गया नेगेटिव पॉइंट नेपोलियन का। और उससे पहले जो भी पढ़े थे अभी 1800 की संहिता वाले, तो ये क्या था, ये पॉजिटिव पॉइंट था एक तरह से नेपोलियन। तो कोशिश कीजिएगा अगले क्लास में आने से पहले आप इसको रिवीजन कर लीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। आप क्लास 10 में आ गए हैं तो आपके पास ज़्यादा टाइम अब मिलेगा नहीं, आपको दिन भर मेहनत करना होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।